गलत जानकारी दी गई है, तो आप उसमें चूंकि वो ड्यूटी बाउंड था वो अधिकारी, उसको वो भेजना चाहिए था मंत्रालय को कार्रवाई हेतु आदेश। तो वो आदेश किसकी लापरवाही से नहीं गया? वो लापरवाही तय करे उसमें, क्या वो तो डीलिंग क्लर्क मुझे जो इसमें है नहीं, जी। इसमें इनकी लैंग्वेज भी देखनी पड़ेगी क्या लिखा है। यदि उन्होंने लिखा है कि जो शिकायतें प्राप्त हुई उन पर क्या कार्रवाई की है, तो सर्व सामान्य रिप्लाई दे दिया होगा कि सूचना आयोग को फॉरवर्ड, चुनाव आयोग को फॉरवर्ड कर दिया। आपने स्पेसिफिक कंप्लेनेंट का नाम, इतने तारीख का, इतना अमुक अमुक पत्र था, इस माध्यम से भेजा गया, ये यदि डिटेल के साथ, यदि आपने क्या मांगा था, सामान्य सूचना मांगी थी या आपने स्पेसिफिक कंप्लेंट की बात मांगी की थी आपने कि इस पर क्या जी कार्रवाई की गई? तो आपने लिखा श्रीमान, था मैंने उसमें ये मांगा कंप्लेनेंट का नाम, शिकायत की तिथि, मोड ऑफ डिस्पैच, के आपका बाय पोस्ट है कि बाय ईमेल, ये लिखा था आपने सब? जी सर, बिल्कुल लिखा था सर मैंने। और मैंने पूरा ब्रीफ किया था जो पूरी घटना हुई थी। और उसके बाद में जब कार्रवाई हुई, ये जब वो हरकत में भी आए, मैंने फिर इसके बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो माननीय जो अपने मुख्य सूचना आयुक्त थे भारत सरकार, उनको भी मेल किया गया और बाई पोस्ट भी दिया। उसके बाद में जो है वो हरकत में और भी आए। और फिर माननीय भुवन भुवन गुप्ता जी का मेरा पर्सनल भी फोन आया कि आप ऐसे ऐसे कैसे ये कर सकते हो हमारी शिकायत, और ये मैंने नहीं किया, मैं आपको कोर्ट नोटिस दूंगा। तो मैंने दीजिए ना सर, आपने दिया ही नहीं। मैंने आपके और मंत्रालय के एक ही रोज में 4 चक्कर लगाए। और आपका जो सीसीटीवी कैमरा वो भी देखिए। अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर आप कंप्लेंट कीजिए। मतलब बात बहुत वो निकल के आई। फिर मैंने पुनः आईटी लगाया, जब पता चल, क्योंकि मुझे पता ही था कि मैं पर्सनल देख के आया था वहां। फिर लगाया तो मुझे यकीन हो गया, और अभी जानकारी मिल भी गई है कि ऐसा कोई जानकारी नहीं दी गई। तो इसके बारे आप में चाह सूचना रहा आयोग हूँ। की बात कर, सूचना आयोग की बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन चुनाव अलग है। चुनाव आयोग सर। तो ये कंफ्यूजन हो रहा है ना। देखो, दो हाँ। अलग अलग कमीशन है, दोनों के काम अलग अलग है। सूचना आयोग जो है सूचना देता है ना, चुनाव आयोग है नहीं वो नहीं इलेक्शन के दौरान। नहीं, तो इसमें ये कंफ्यूजन हो रहा है ना कि आप कौन से आयोग की और कौन से आयुक्त की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के काम अलग अलग है, दोनों के एक्ट भी अलग सर, मैं अलग है। क्षमा चाहता हूँ सर। मैं क्या है, सूचना आयोग बोल रहा है, ये इलेक्शन आयोग की बात है सर। हाँ, तो इलेक्शन में देखिए ऐसा होता है, एक बार इलेक्शन शुरू हो गया ना, तो इलेक्शन के दौरान पूरे पावर होते हैं इलेक्शन आयोग को, ठीक है। यू कैंट फाइल जी एनी जी। पिटीशन, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी उसमें बीच में नहीं पड़ता है चुनाव शुरू हो गए तो। उसका एक ही रेमेडी है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है ये, तो उसमें ये होता है कि जब चुनाव कंप्लीट हो जाते हैं, नाउ यू कैन जी फाइल इलेक्शन कमीशन। और आपके पास आप कौन है, आप कैंडिडेट है, कौन है, पीआई फाइल करना चाहते हैं। तो अब चूंकि इलेक्शन हो गया है, रिजल्ट हो गया है, अब हाईकोर्ट सुप्रीम, इलेक्शन जब तक चल रहा है तो इलेक्शन के चलने के दौरान केवल आप इलेक्शन पिटीशन, मतलब चुनाव आयोग को ही कंप्लेंट कर सकते हैं। इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का विकल्प आपके पास नहीं होता है, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया एक बार शुरू हो गई तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता, वो केवल उसमें जो इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, फिर आप चाहे तो किसी का इलेक्शन भी चैलेंज कर सकते हैं। अब आप यदि कैंडिडेट है या जो भी आपका लोकस स्टैंडर्ड है और कैंडिडेट नहीं है, तो आप पीआईएल करके जहां जहां आपको लगता है कि ये गलत ये हुआ है, तो आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का विकल्प आपके पास खुला हुआ जी जी। है ना। और भी काउंटिंग या जो भी कराना है तो उसमें ये जो भी नियम होते हैं ना, आप अगर किसी पार्टी के कैंडिडेट है या उसके प्रतिनिधि है ना, एजेंट वगैरह, तो ये आपका नहीं नहीं, अधिकार है। ऐसा और नहीं। उसके वो बाद वो सिर्फ सर इतना था कि जो स्थानांतरण के लिए लिखा था, उस जो अधिकारी का स्थानांतरण करवाना था, उससे चुनाव प्रभावित हुआ। और ये प्रमाणित भी है वही कुछ बोल जी, रहा हूँ। इसलिए बाकी और कोई तो वो दिक्कत नहीं। जो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से संबंधित वो चीज है ना, तो उसमें प्रशासनिक क्या कार्रवाई की गई वो उस टाइम पे किया जा सकता है। और उसमें ये होता है कि वो उनके पास हजारों कंप्लेंट आते रहती है चुनाव आयोग के पास, और चुनाव जी आयोग जी। जो है वो उसमें कार्रवाई करता भी है, और कई वो डिस्पोज कर दिया उन्होंने, उनको लगा नहीं करना, उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया, तो आफ्टर चुनाव कुछ नहीं हो सकता है। फिर आपको यह साबित करना पड़ेगा कि कैसे बाधित किया गया, या कोई एमसीसी का वो है, या कोई इलेक्टोरल ऑफेंस बनता है ना। तो वो फिर आप इलेक्शन पिटीशन का विकल्प आपके पास खुला हुआ है, तो आप इलेक्शन पिटीशन करके उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करा सकते हो कि उन्होंने चुनाव में ये एमसीसी का जो वायोलेशन किया, जो सिविल वो है, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। और यदि इलेक्टोरल ऑफेंस है तो 171 ए से 171 आई में कोई ऑफेंस बनता है जो इलेक्शन के संबंधित है, तो वो फिर आप अलग से आईपीसी में उसमें एफआईआर कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। जी जी। हाँ जी। आशीष अग्रवाल जी। राहुल सर को मेरा नमस्कार, शिवानंद सर को मेरा नमस्कार, वीरेंद्र सर को नमस्कार, कुलदीप जी को नमस्कार, बाकी सभी साथियों को मेरा प्रणाम।
सर मेरा प्रश्न ये नमस्कार। था कि यहाँ पर कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्होंने सूचना तो देनी नहीं है आरटीआई, चाहे आप आयोग तक चले जाएं वहां भी उन्हें गुमराह करना है। तो हमने इसके लिए सर उनके पेरेंट डिपार्टमेंट में आरटीआई लगानी शुरू करी, और आवेदन में एक बात ये लिखना शुरू करा है कि धारा 5(4) के अंतर्गत आप सूचना संग्रहित करके दें, क्योंकि फलाना विभाग आपके अधीन काम करता है। अब उन लोगों के जो पेरेंट डिपार्टमेंट के सूचना अधिकारी हैं, उन्होंने 1.5 से 2 महीने बाद वो 6(3) के अंतर्गत उसी होम डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सर इसमें हमें क्या करना चाहिए सर? देखो 5(4) इज विद इन द ऑफिस, 6(3) इज आउटसाइड द ऑफिस। तो क्या है कि वो एक ही जियोग्राफिकल लोकेशन है और एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, तब तो 5(4) में वो पीआईओ किसी का भी सहयोग ले सकता है। अब यदि वो उसके अंतर्गत नहीं आता है तो फिर वो 6(3) में ट्रांसफर करेगा। तो वो 5(4) इस्तेमाल करता है या 6(3) करता है, वो उनका विषय है। आपको कंसर्न ये होना चाहिए कि मुझे मेरी भी सूचना मिली कि नहीं मिली। आप केवल वो बात करिए कि मुझे मेरी सूचना मिली कि नहीं मिली, और वो जो प्रोसेस कर रहा है वो सही है या गलत है, वो फिर आयोग उसका निर्णय करेगा। क्योंकि कौन किसके अधीन आता है, दूसरा ये होता है पब्लिक अथॉरिटी के अंडर में पब्लिक अथॉरिटी आती है। तो क्या होता है कि जैसे तकनीकी शिक्षा विभाग है वो पब्लिक अथॉरिटी है, उसके अंडर में तकनीकी शिक्षा एक विश्वविद्यालय भी आता है। हमारा कॉलेज भी ऐसे 6 कॉलेज है जैसे यहाँ पे, तो ये सब भी आते हैं और सब पब्लिक अथॉरिटी है, तो कोई पीआईओ किसी के अंडर में नहीं आता है। दूसरी बात ये होता है कि ट्रांसफर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में करना है तो वो 6 दिन में ही करेगा, क्योंकि वो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी नहीं है कि पीआईओ उसको ये कर दे कि भाई आप मुझे सूचना दो नहीं तो 5(5) में आपको पकड़ूंगा, आप जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो 5(4) और 6(3) में ये ध्यान रखिए, 5(4) इज विद इन ऑफिस, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। और पीआईओ टू पीआईओ जो होता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा पीआईओ भी होते हैं। जैसे एशियन में भी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में 36 पीआईओ है, एआईसीटी में 52 पीआईओ है। तो वो कर सकते हैं जितने भी है। भाई अलग अलग ज्यादा अधिकारी इसलिए बनाए गए कि हर एक का अलग अलग है। एग्जाम वाले का काम अलग है, एडमिशन वाले का काम अलग है, स्कॉलरशिप देने वाले का काम अलग है। तो वो फिर अपना आपस में रूटिंग करेंगे। आपको देखना है मुझे सूचना मिली कि नहीं मिली, 30 दिन में मिली कि नहीं मिली। वो क्या करते हैं, 5 6 4 4 3 वो अपना वो रिपोर्टिंग के अनुसार वो करेंगे। मुझे लगता है कि भाई राष्ट्रपति भवन का पीआईओ मेरे अंडर में नहीं आता, 6 दिन के बजाय मैं आपको लौटा सकता हूँ, भाई आप सीधे राष्ट्रपति भवन जाओ, आपके 10 रुपए के साथ आपकी एप्लीकेशन लौटा दी। तो ये भी कर सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट में ऐसा ही हुआ है, सीआईसी ने ऑर्डर किया है। क्योंकि क्या होता है, इंटर स्टेट ट्रांसफर जब करते हैं, जैसे कि ठीक है एआईसीटी यूजीसी हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, हमारे पास आती है, हम ऑनर कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आता है आयोग कौन है। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ मेरे डायरेक्टर के लिए, मैं रिस्पॉन्सिबल उसके लिए नहीं हूँ कि एआईसीटी का डायरेक्टर है वो जो है। तो वो ऐसा होता है, सेंटर वाला स्टेट को नहीं करता है, स्टेट वाला सेंटर को नहीं करता है, और फिर आयोग के जुरिस्डिक्शन में कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसलिए सीआईसी ने यह नियम बनाया कि स्टेट का है तो आप स्टेट आयोग में जाइए, सेंट्रल है तो फिर सेंट्रल आयोग में जाइए। तो ये जो प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है जो 3 4 थी। तो उनको क्या करना है वो उनको देखने दो। जैसे क्या होता है, कई लोग बहुत सारी सूचना लगा देते हैं, फिर शौचालय की भी मांग ली, स्कूल की भी मांग ली। अब वो सोचते हैं कि बीडीओ जो है वो तो पूरा ब्लॉक का वो है, तहसीलदार है, इसके पास तो सब कुछ है। अब वो पुलिस थाने की भी मांग ली, सब कुछ तहसीलदार से मांग लिया। अब वो भी ये देखेगा ना कि मुझे क्या 10 लोग, अच्छा क्या 30 दिन में मैं कलेक्ट कर पाऊंगा। सपोज मैं तहसीलदार हूँ, ठीक है, 30 दिन में मैं ये सूचना कलेक्ट कर पाऊंगा, और 30 दिन में नहीं हो पाएंगे तो मैं उसको सीधा मना कर दूंगा कि भाई मैं इसमें, क्योंकि ट्रांसफर जो है आपको ये देखना चाहिए कि जो सूचना मांग रहे हो व्यवहारिक भी होना चाहिए। और मल्टीपल जब वहाँ पे होता है, जैसे कि कई लोग करते हैं कि एक वो पंचायत विकास अधिकारी है उसको बोल देते हैं, अब उसके अंडर में 84 पंचायतें आ रही है, 84 पंचायत का क्या 30 दिन में कलेक्ट करके आपको दे देगा। तो ये भी आपको सोचना चाहिए कि जो लोग का एक असम्पशन है ना, और राष्ट्रपति नाम का एक वो है, राष्ट्रपति भवन में पूरे देश की सूचना रहती होंगी, राष्ट्रपति क्या करेंगे, 6 दिन में ट्रांसफर कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि आप ये सोचो कि राष्ट्रपति के पास पूरे स्टेट की पूरे राज्य ये राष्ट्र की होती है, या राज्यपाल के पास पूरे स्टेट की होती है, कहीं नहीं होता है। इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सेवरल ऑफिसेस। जहां धारित है उस कार्यालय में आप लगाइए, और ज्यादा 6 3 के झगड़े में मत पड़िए। अदरवाइज उसमें क्या होता है, आप उसमें टेक्निकली ग्राउंड पे लड़ाई लड़ते रह जाएंगे, और आपका डिले में और अपील में और इसी में पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और सूचना हासिल नहीं हो पाएंगी। तो जो पीआईओ बोल रहा है जनरली उसको फॉलो कर लो। बोल रहा है कि ठीक है हमारे पास नहीं है, दूसरी आइडिया लगा दो, झगड़ा खत्म करो वहीं पे, और आप उसको वो करने में लग जाओगे, तो फिर वो लड़ते रहो, फिर उसमें अपील में और इसमें आपको हाल मालूम है, 2 2 3 3 साल लग जाते हैं आयोग में। तो ये 5 4 और 6 दिन के टेक्निकल चक्कर में मत पड़िए। जो बोल रहा है उसको फॉलो कर लो। बोलता है 10 रुपए आपके लौटा दिए, आपको वहां पे मिलेंगे, आप 10 रुपए की एप्लीकेशन लगा के दूसरी जगह लगा दो। छोटी छोटी चीज में आप यदि लड़ने लग जाए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती सर है ना। उसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा, और अल्टीमेटली अच्छा आप जीत भी गए तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, नहीं, अब जीत भी गए तो कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे नगर निगम की प्रॉब्लम ये स्थानीय होती है निकाय फिर। निदेशालय में लगाई सर, अब उन्होंने ट्रांसफर कर दी वापस नगर निगम को, तो हम प्रथम अपील किसको करें, स्थानीय निकाय निदेशालय में करें अब, या नगर निगम बरेली में ही वो करें प्रथम अपील? उसका नियम बहुत किससे है। तो जिस देखो दो व्यक्ति होते हैं, एक ट्रांसफर करने वाला, एक दूसरा जिसे अंतरित किया गया। आपको लगता है कि इसके पास थी लेकिन इसने दुर्भावना से ट्रांसफर की, तो फिर आप वहां पे करेंगे। और सूचना आयोग जो है दोनों को पुल अप कर सकता है एक साथ।
वो 2 से ज्यादा कोई बुला सकता है, क्योंकि ये क्या होता है, बक पासिंग होता है ना कि मेरे पास नहीं है, तो वो क्योंकि देखो वो अपने कार्यालय को सर्टिफाई कर देगा यार मेरे पास नहीं है, पूरे भारत के कार्यालय की जानकारी रखना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, है ना। फिर ये होता है कि जिसको अंतरित किया गया वो केवल अपना सर्टिफाई कर देगा, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे ने जो किया वो सही था। हाँ, वीरेन जी थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करिए, एक आध प्रश्न लेके फिर कर इसको दे फिनिश कर दे किया रहा जाए। हूँ। तो कुलदीप जी इसको देखिए। हर एक पीआईओ अपने अपने अपीलीय अधिकारी और अपने अपने आयोग के प्रति जिम्मेदार है, बस ये इसका सार है। आप प्रोसेस को ना होमवर्क कर लीजिए, है ना, तो ज्यादा बेटर होगा पहले कि किस विभाग की। हंसराम यादव जी और प्रेम जी हैं लास्ट के 2 प्रश्न, शॉर्ट में अपना क्वेश्चन करेंगे, सर उसके बाद हम खत्म करेंगे। सर मेरा जी। प्रश्न राहुल सर से है। मैंने किसी राजस्थान के अधिकारी की शिकायत की थी कार्मिक विभाग से, और कार्मिक विभाग ने मुझे ये जवाब दिया है कि पत्र क्रमांक कितने में संधारित संपूर्ण पत्रावली एवं नोटशीट संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली होने के कारण इसकी सूचना कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय एवं प्रशिक्षण विभाग दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 14/8/13 के तहत 81J में अदेय है। ये मैंने पहले शिकायत की है, फिर उसकी जानकारी मांगी है, ये रेफरेंस देके देने से मना कर दिया। जी वीरेंद्र सर, राहुल सर चूंकि अब नहीं है तो सर आप ही जवाब दे दीजिए सर। हाँ, तो उन्होंने कारण बताया है, 81J व्यक्तिगत सूचना बोला है, तो सूचना मांगी क्या थी आपने? मैंने ये मांगी थी कि राजस्थान के मुख्य सचिव ने ये आदेश दे रखे हैं कि सभी अधिकारी सरकारी पत्राचार करें तो अपना नाम अंकित करें, और मैंने किसी अधिकारी को ये कहा था कि भाई आप मेरी आरटीआई का जवाब दे तो आप मुख्य सूचना सचिव के आदेश के अनुसार अपना नाम अंकित करेंगे, और उन्होंने नाम अंकित नहीं किया। यही मैंने शिकायत की थी कि इसने चीफ सेक्रेटरी के आदेश का वायलेशन किया है, और मैंने ये शिकायत करके जानकारी मांगी थी, तब उन्होंने ये जवाब दिया है। हाँ, उसमें आप ये कर सकते हैं कि एक तो है ना, ये इसका एक आरटीआई इम्प्लीमेंटेशन का नोडल विभाग होता है, जैसे सामान्य प्रशासन विभाग है ना, उत्तराखंड में भी इस तरह के सूचना आयोग ने निर्देश जारी किए है कि पीआईओ जब भी लेटर लिखे तो उसमें आपका नाम, पदनाम मतलब आरटीआई के अंतर्गत, और उसका मूल पदनाम की जो भी है, जैसे उप सचिव, अनुसचिव वगैरह, प्लस अपना ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सब चीजें वो करे, और साथ में अपीलीय अधिकारी का जो है वो भी वो बताए, है ना। अब यदि उसने नहीं बताया तो उसमें केवल नहीं बताना ये अपने आप में कोई ग्राउंड नहीं बनता है। आप ये देखिए, आपको मालूम है कि नहीं, और आगे की प्रक्रिया आप फॉलो कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। आप टेक्निकलिटी पर मत जाइए बहुत ज्यादा, ठीक है। उसने मेंशन किया, नहीं किया, ओमिशन किया। हाँ, आप जब 10 गलतियां गिना रहे हो उस टाइम 11वीं गलती भी लिख दो कि भाई इसने मुझे ये भी नहीं बताया, वो आप आयोग में लिख दो, तो वो उसको भी ध्यान देंगे कि ये भी एक ओमिशन है करके। अदरवाइज क्या है कि ऐसे सर्कुलर जारी हुए हैं कि जब भी वो अपनी चिड़िया, मतलब चिड़िया ही बोलते हैं उसको, सिग्नेचर जब चिड़िया बैठा है उनके अपना नाम भी लिखे। अदरवाइज क्या होता है, ऑफिसर तो ट्रांसफर होते रहते हैं और फिर ये नहीं पता चलता। कई बार हमको भी प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई ये कौन उस टाइम डीन था, कौन वार्डन था, कौन क्या था। हंसराम जी, आप इसमें सुनिए, हंसराम जी एक टू द पॉइंट बात सुनिए। आप ये मांगिए कि आपके जो विभाग है वहां पे जो जन सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी का नाम पदनाम जिस बोर्ड पे लगा हुआ है ना, उसकी फोटो की सत्यापित छाया प्रति, जो दीवार पे लगता है ना, नियम है ये, है ना। तो इससे अगर नहीं लगा होगा तो वहाँ पे प्रथम अधिकारी का, पीआईओ का नाम और एफए का नाम भी बोर्ड का जो बोर्ड है वो लग जाएगा संबंधित विभाग में। सर मैंने चीफ सेक्रेटरी का आदेश अटैच किया था, इस आदेश के तहत आपको देना जरूरी है। हाँ, तो चीफ सेक्रेटरी को लिखो कि ये आदेश का ये विभाग में अनुपालन नहीं हुआ है ना, प्रशासनिक शिकायत कर दीजिए कि ये आदेश का ये अधिकारी अनुपालन नहीं कर जा रहा है, ये विभाग है, जिस तरह से आप चीफ सेक्रेटरी को शिकायत की, उन्होंने कार्मिक विभाग को ट्रांसफर कर दिया। कार्मिक विभाग ने ये जवाब दे दिया डीओपीटी के आदेश 14/8/13 के तहत नहीं दे सकते, 2013 के। हंसराम जी आप बोर्ड लगवा दीजिए ना वहां पे, एक तो शिकायत डालेगी हमें फोटो, तो बोर्ड लग जाएगा वहां पे पीआईओ और एफए का, है ना। हाँ प्रेम जी, आपका अंतिम सवाल है। हाँ प्रेम जी, उसके बाद मीटिंग का समापन होगा, जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार, मैं प्रेम बोल रहा हूँ झांसी यूपी से। सर मैं ठक्कर साहब से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि यदि मुझे मालूम है किसी यूपी में किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी में जो दस्तावेज यूज किए गए हैं पढ़ाई जाति निवास से संबंधित वो फर्जी हैं, तो वो दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? वो आरटीआई एप्लीकेशन लगा दीजिए और पहले देखिए कि वो कौन सा ऑब्जेक्शन लगाते हैं, 81G या 81J, है ना। वो यदि बोलते हैं कि यदि वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट साबित करके आपको मिल जाएगा। अदरवाइज ये कि वो उस दस्तावेज के आधार पर उसने किया है तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये व्यक्तिगत सूचना नहीं है और ये सरकार द्वारा धारित सूचना है और इसी के आधार पर इसने नौकरी हासिल की है, तो इसलिए सूचना दी जाए। तो इस तरह से 81J इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है ना, ये आर्गूमेंट करके आप उसको हासिल कर सकते हैं।
जी सर। सर इसमें मैं लगा चुका हूँ, तो मुझे 81J ही यूज किया गया था। जो सरकारी कार्यालय है उसने 81J की उल्लंघना देते हुए मुझे दस्तावेज देने से मना कर दिया था। तो सर आगे ये दस्तावेज किस तरीके से मैं साबित करूं कि ये 81J के दायरे में नहीं आते हैं? कोई जजमेंट वगैरह या कुछ और? नहीं, ये अपील में आप फर्स्ट अपील से गए या सेकंड अपील करिए। आप किस लेवल तक गए? आपने आरटीआई एप्लीकेशन तो किया, उसके बाद आगे क्या किया मैं फिर? सेकंड अपील तक गया था, सेकंड अपील में भी कुछ खास तो नहीं मिला नहीं, मुझे। नहीं, तब तो आयोग का निर्णय हो गया है, तो अब तो हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। सर ये हाई कोर्ट में जाए तो दस्तावेज प्राप्त करने की कितनी संभावना है, जबकि मैं ये चीज देखो, साबित कर सकता हूँ कि आपको दो दस्तावेज अलग अलग फर्जी है। नहीं, दो अलग अलग चीजें। देखो, आरटीआई में आयोग के ऑर्डर को निरस्त करवाना है तो वो एक अलग प्रक्रिया हो गई। वो आरटीआई में होगा जो सिंगल जज के सामने होता है। जी जी। तो किसी की नियुक्ति को चैलेंज करना है तो वो फिर आप जो है वो रिट के माध्यम से कि आप को वारंट को रिट करिए, और या तो फिर आप पीआईएल करिए, है ना। जैसे कि आप स्वयं उस पद के लिए खुद भी दावेदार थे या कैंडिडेट थे और आपका नहीं किया गया, है ना, तब आपका रिट का अधिकार बनता है। अदरवाइज फिर आप को वारंटो करेंगे तो आप उसका अपॉइंटमेंट निरस्त करवाना है तो आप सर्च्यूअरी की रिट करेंगे। आप यदि ये चाहते हैं कि उसने पद धारण किया वो गलत है तो आप को वारंटो की रिट कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपका उसमें कोई प्रकरण में लेना देना नहीं है तो फिर आप उसमें पीआईएल कर देंगे। ये पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है और फिर पीआईएल का जो फोर्स होता है वो रिट पिटीशन के मुकाबले कम होता है, तो आप पीआईएल भी कर सकते हैं। तो ये हाईकोर्ट में ये ऑप्शन है, जो 3 ऑप्शन है। और जो चौथा ऑप्शन है वो ये कि सूचना आयोग के ऑर्डर के खिलाफ करना है, कि उनके ऑर्डर को चैलेंज करके आपको आरटीआई में ही प्राप्त करना है। क्योंकि देखो, हाईकोर्ट के बहुत जनरल पावर्स होते हैं। हाईकोर्ट तो वैसे भी नोटिस जारी करके सीधा मंगवा लेगा, तो हाईकोर्ट को तो 10 रुपए देने की भी जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट तो सीधा नोटिस दे देगा तो उसके बाद सूचना आ जाएंगी। तो आपको यदि नियुक्ति चैलेंज करनी है तो डायरेक्ट नियुक्ति चैलेंज भी कर सकते हैं। तो उसके पास, उसके लिए फिर आपके पास कोई आधार या कोई कारण होना चाहिए कि किस ग्राउंड पे आप कर रहे हैं, है ना। तो जी वो सर। फिर यदि सर मैं सफिशिएंट जी ग्राउंड जी है आपके पास जी तो फिर आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। जी 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 सर। अदरवाइज मैं आप जो है जी जी चैलेंज जी कर सर सकते बोलिए। हैं। जी सर। हम्म, जी सर। हाँ आयोग प्रेम के जी, ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। सर और कुछ मैं पूछ जो मैं दस्तावेज पहले प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो आधे अधूरे दस्तावेज है, लेकिन को ये तो साबित करने के लिए काफी है कि नियुक्ति फर्जी है। मैं सारे फिर आप दस्तावेज कैसे प्राप्त करूँ? फर्स्ट स्टेप मेरा ये है। आयोग के हाँ, तो आयोग के ऑर्डर को चैलेंज कर दो हाईकोर्ट में। आरटीआई एक्ट में हो जाएगा, मिससेलेनियस रिट होती है ना जो, तो जी मिससेलेनियस सिविल रिट हो जाएंगी इसमें, और सिंगल जज के सामने ये हो जाएगा। जी। जी इसका जी ऑप्शन केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट है। सर जी एक चीज और सर। हम्म। हेलो। जल्दी हाँ, पूछेगा प्रेम जी। जी। सर ये चीज पूछना है, जैसे मेरा जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है झांसी, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्याय क्षेत्र में आता है, जबकि हम्म। सूचना आयोग पड़ता है लखनऊ में, और वो लखनऊ खंडपीठ के दायरे में आता है। तो मैं रिट कहाँ कर सकता हूँ? इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर लखनऊ खंडपीठ? दोनों दोनों जगह पड़ता है। ऐसा होता है कि इसमें ये तो सामान्य रूल है सिविल सीपीसी में, कि जहां आप रहते हैं वहां भी आप कर सकते हैं, और जहां जिसके खिलाफ करना है वो रहता है उसके वहां भी कर सकते हैं। तो दोनों का ज्यूरिसडिक्शन बनता है, तो आप कहीं भी कर सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंट है। अच्छा जी सर। जी क्योंकि इसमें देखो, बहुत आप ये बहुत देख रहे हो धन्यवाद कि आप। जो कैंडिडेट है, आप चूंकि कैंडिडेट के खिलाफ कर रहे हैं, तो देखो कैंडिडेट है जिसकी सूचना मांगी वो भी एक पार्टी रहेगा, है ना। जी या जी पीआईओ, जी। लोक सूचना अधिकारी, तो लोक सूचना अधिकारी का कार्यालय कहाँ पर आता है, किस ज्यूरिसडिक्शन में है, वो वहां पे आपका मामला बनता है ना। जो आयोग कहाँ पे है वो अलग चीज है। तो इस तरीके से आप वहां पे ये कर सकते हैं, और दोनों कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बन सकता है। और क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन जो होता है ना, ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन होता है। यदि वो बोलते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है तो सबसे पहले वो ज्यूरिसडिक्शन पे ही ग्राउंड पे लड़ेंगे, और उसमें फिर वैसा यदि ऑर्डर आता है तो फिर आपको दूसरे बेंच में जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ बेंच भी है और उनके डिस्ट्रिक्ट बटे हुए हैं, तो उस तरीके से वो होता है। तो उसमें आपको देखिए, मुख्य मुद्दा आपका आयोग से लड़ना नहीं है, और वैसा यदि है तो फिर आप लखनऊ में करिए। और आप कहाँ के रहने वाले हो, आपको क्या कन्वीनियंट है वो भी आप देख लीजिए। जी जी। तो जो आपको कन्वीनियंट है, जो आपका घर जहाँ पर है, आप जहाँ रहते हो, तो वो जिस जिला में आता है उसके अनुसार भी आप निर्णय ले सकते हैं। तो इसमें सर दोनों ऑप्शन है। मेरा तो जी झांसी जी पड़ता है, जो इलाहाबाद में आता है, लेकिन मुझे हाँ, लखनऊ में ज्यादा सुविधा रहेगी, तो मैं इसलिए आपसे ये चीज पूछ रहा था। हाँ, हाँ, मैं तो फिर लखनऊ में आयोग चूंकि करूंगा तो लखनऊ मेरी में, सर्किल है वहां पे। ठीक है, तो जी आयोग जी लखनऊ में है तो आप आयोग में कर लो, है ना, लखनऊ खंडपीठ में कर लो आप। दैट्स फाइन। जी लखनऊ ठीक है खंडपीठ सर। में कर लो। जी जी अब बहुत सर बहुत यहाँ पे धन्यवाद सर आपका। समापन का समय हो चुका है, और अगला विषय अब यहाँ पे अगर किसी के पास हो कोई दे सकते हैं, बाकी अब समापन का समय हो चुका है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं वीरेंद्र सर का। आज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेकंड फेज जो है हमारा समापन हुआ, साथ में राहुल सर का भी मार्गदर्शन हमें मिला।
सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हफ्ते हमारी मीटिंग फिर से रहेगी। अगर आपको कोई विषय है तो सुझाव दे सकते हैं अभी। और जी जी मैं चलिए एक तो देखिए का ये सुझाव देना चाहूंगा कि जो हम्म। आरटीआई कार्यकर्ता होते हैं या अदर लोग होते हैं, उनके खिलाफ जो फर्जी मुकदमे होते हैं उनसे कैसे बचा जाए, इस विषय पे एक मीटिंग रखने की शायद विचार मेरे ख्याल करते हैं से सर से, जरूरत है। हम सर से चर्चा करेंगे विषय को लेके, और अगले हफ्ते फिर हम नई चीजों को लेके फिर से मीटिंग होगी। आप सभी का मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 बहुत बहुत सभी आदरणीय होगा।